हाँ जी दोस्तों, सेशन नंबर 218 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस सेशन में क्या चर्चा का विषय है वो डिस्कस करेंगे। क्विज़ेस हैं, आज एंटोनिम्स बेस्ड क्विज हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एंटोनिम्स आपको बताने हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले एक ये बैच की जानकारी। ये बिगिनर्स के लिए एक रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन आसिस क्लासेस पर। इसमें आपको 15 वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए गए हैं अभी तक, और पर डे एक वीडियो अपलोड हो रहा है। हर दिन एक वीडियो मिलेगा, 100 डेज तक मिलेगा। और 100 दिन मेरे साथ आपने ये सेशन पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी किसी भी कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट में। और वैसे कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी अलग से एग्जाम बेस्ड जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आजकल आते हैं उसके आधार पर एक बैच अवेलेबल है कॉम्प्रिहेंशन का भी, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जल्द ही एलडीसी का बैच जो अभी चूंकि वैकेंसी आने ही वाली है तो वो भी जल्द ही अब आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं एप्लीकेशन पर, एक बार गो थ्रू करें। तो आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। चर्चा करते हैं आज के एडिटोरियल की। 218 नंबर का सेशन है। 218 दिन हो गए हैं आज, 7 महीने से ज़्यादा समय हो गया है बहुत कुछ सीखते हुए, बहुत नई बातें जानते हुए। तो ये एडिटोरियल किस बारे में है? तो ये एडिटोरियल आर्ग्यूज दैट सीएसआर शुड बी व्यूड नॉट एज कॉरपोरेट चैरिटी, कि एनवायरनमेंट के प्रति जो कॉरपोरेट्स होते हैं, जो उद्योग जगत है, उसका दायित्व तो बनता है। ठीक है, ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है सीएसआर। तो ये आर्ग्यू करता है कि भाई सीएसआर को आप ऐसे मत देखो कि ये कोई चैरिटी दे रहे हैं, ये कोई दान नहीं है, बट एज अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि ये कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी है, स्पेशली इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल डैमेज एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। विशेष करके जब हमें डील करना है पर्यावरण का जो क्षति हो रही है उससे, और वन्य जीव संरक्षण को एड्रेस करना है, इसको डील करना है, तो निश्चित रूप से ये अपनी जिम्मेदारी बनती है। ये एक कानूनी जिम्मेदारी है और संवैधानिक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि किसी कॉरपोरेट ने आपको दान दिया है ये बताते हुए कि ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रहा हूँ और मैंने दान कर दिया। तो ये कोई दान नहीं है, चैरिटी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके उद्योग से, आपके इंडस्ट्री से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो उसका भरपाई आप कैसे करोगे? तो ये एक तरीका है जिसको सीएसआर कहा गया है, इसी की चर्चा हम करेंगे। चलिए, टाइटल है स्टेप अप। दो चीजें होती हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है ना। एक स्केल अप होता है, एक स्केल डाउन होता है। स्टेप अप करोगे तो बढ़ाना है, गति तेज करना है, इंटेंसिफाई करना है। तो पहले ये वर्ड्स बता देता हूं आपको। स्टेप अप का मतलब है बढ़ाना, इंटेंसिफाई, इंक्रीज, इनहांस। ऑब्लिगेशन का मतलब है कर्तव्य या जिम्मेदारी, कर्तव्य या जिम्मेदारी। रीस्टोर जो है ये है पुनः बहाल करना, पुनरुद्धार करना, पुनरुद्धार, फिर से बहाल करना, फिर से उसी स्थिति में लेके आना। रीफ्रेम का मतलब है पुनः परिभाषित करना, फिर से एक नई परिभाषा बताना, एक नया अर्थ बताना। ये तो कुछ वर्ड्स हैं, रीइंटरप्रेट और रीडिफाइन। तो स्टेप अप का मतलब है कि भाई आप इन प्रयासों की जो गति है आपकी उसको इंटेंसिफाई करो, उसको बढ़ाओ। किसको लेकर है? कॉरपोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उद्योगों की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है उसको लेकर लिखा गया है। सीएसआर एज कॉरपोरेट ऑब्लिगेशन कैन सपोर्ट कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग ग्रासलैंड्स। एक बार मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। सीएसआर जो एक कॉरपोरेट बाध्यता है, अनिवार्यता है, देना पड़ेगा कॉरपोरेट्स को ये पैसा, ये सपोर्ट कर सकता है किस चीज में? कि आज जो चारागाह नहीं रहे हैं, आज जो घास की भूमि आपको नजर नहीं आती है ना, आज हर जगह पे जहां भी खाली जगह है वहां इंडस्ट्री बन चुकी है। तो अगर ये सीएसआर है तो ये सीएसआर हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है कि आप इन ग्रासलैंड को फिर से रिस्टोर करने की जो कॉस्ट आएगी, जो लागत आएगी, उसमें सपोर्ट मिल सकता है सीएसआर से। द दिसंबर 19 जजमेंट बाय ए सुप्रीम कोर्ट बेंच। अब एक सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने 19 दिसंबर को एक जजमेंट दिया।
प्लेसिंग कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनसाइड द लीगल मीनिंग। और उस जजमेंट में कहा गया कि ये जो पर्यावरण के प्रति कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी है, उद्योगों की जिम्मेदारी है, ये एक कानूनी अर्थ उसको दिया है ना, सीएसआर को। रीफ्रेम्स हाउ द कोर्ट रीड सीएसआर इन इंडियन कंपनी लॉ। और ये पुनः परिभाषित करता है कि न्यायालय किस तरीके से देखता है सीएसआर को इंडियन कंपनी लॉ में। while continuing its attempts since 2021 to reduce deaths of great Indian bustard। ये गोडावन जो होता है ना पक्षी, राज्य पक्षी है राजस्थान का, जैसे तो उसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मर रहे हैं, है ना। तो लगातार अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, जो 2021 से ही जारी हैं, कि इनकी मृत्यु की संख्या में कमी हो। फ्रॉम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, किससे मृत्यु होती है? पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से। जो विद्युत अवसंरचना है, जहां से बिजली बनती है ना, उन कॉरपोरेट्स से या फिर उन स्ट्रक्चर से इनको जो नुकसान पहुंच है। ठीक है, तो ये कहानी बता रहा है ये। एक बार मैं रिपीट कर दूं क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे सीधी सीधी बात ये है कि 19 दिसंबर को एक जजमेंट आया। अब 19 दिसंबर को जो जजमेंट आया उसमें सीधी सी कहानी ये थी कि भाई उस जजमेंट में कोर्ट ने एक लीगल मीनिंग दिया है कि सीएसआर को हम कैसे पढ़ते हैं इंडियन कंपनी लॉ में, वो बताया है। और साथ में अपने प्रयास जो हैं 2021 से ही कि इनकी संख्या में जो डेथ हो रही है इनकी गोडावन की, उस डेथ को कम कैसे किया जाए, उन प्रयासों को भी जारी रखा है। अब पढ़ते हैं विस्तार से, इसके पीछे की ग्रामर समझते हैं। ये तो समझ गया टाइटल क्या है। सीएसआर एज कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशन। एज यहाँ प्रेपोजिशन है, क्योंकि एज के बाद अगर नाउन लगता है तो वो प्रेपोजिशन होता है। कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशन नाउन है यहाँ पे, ऑब्लिगेशन क्या बताया मैंने? कर्तव्य। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। सीएसआर है वो सब्जेक्ट है। सीएसआर की वर्ब जो है वो कैन सपोर्ट है, जिसमें कैन हेल्पिंग वर्ब है, सपोर्ट मैन वर्ब है। तो सीएसआर सपोर्ट कर सकता है किसको? कोस्ट को, मतलब जो लागत कीमत आएगी किस चीज में आएगी। और प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया। रिस्टोर करने में ग्रासलैंड्स का मतलब लिख लो, मीडोज होता है, चारागाह होता है, या पास्चर्स होता है। तो मीडोज या पास्चर्स है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड को रिस्टोर करने में, ग्रासलैंड जो है, चारागाह जो है, उनको रिस्टोर करने में जो लागत कीमत आएगी उसमें सहायता कौन कर सकता है? सीएसआर कर सकता है। ठीक है, अब आगे कह रहा था दिसंबर 19 जजमेंट। 19 दिसंबर का जो जजमेंट है ये सब्जेक्ट है। येलो कलर वाले सारे ही सब्जेक्ट है, जो नए बच्चे हैं वो समझ लें भाई। किसके द्वारा? वैसे सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच की बात कर रहा है। तो ये जजमेंट दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने। बेंच क्या होता है? पीठ, मतलब कुछ जजेस के समूह ने। प्लेसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म बीच में आए और कंटिन्यूअस एक्शन दर्शाए तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। 19 दिसंबर का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा, कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्लेस करते हुए, है ना, इसको रखते हुए, किसके भीतर? इनसाइड प्रेपोजिशन है। किसके भीतर? लीगल मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर का जो कानूनी अर्थ है उसके भीतर रखते हुए। अब ये जजमेंट जो है वो रीफ्रेम करता है, ये पुनः परिभाषित करता है, ये री इंटरप्रेट करता है कि कैसे कोर्ट जो है वो रीड करता है सीएसआर। ये कोर्ट की वर्ब है रीड, और सीएसआर जो है इसका ऑब्जेक्ट है, वो कैसे इसको पढ़ता है इंडियन कंपनी लॉ में। वाइल के ठीक बाद में जब भी कोई क्रिया लगेगी तो आईएनजी लगेगी, ये मैंने बहुत पहले भी बताया है, रिपीट कर देता हूं, अगर आप नए हैं चैनल पर तो लिख लेना। वाइल के ठीक बाद में कोई भी वर्ब लगाएं तो आईएनजी फॉर्म ही आएगी। तो वाइल कंटिन्यूइंग इट्स अटेम्प्ट्स, अपने प्रयासों को कंटिन्यू करते हुए, सिंस 2021, कब से? 2021 से। सिंस क्यों लगाया? क्योंकि 2021 एक निश्चित समय हो गया और नाम दे रखा है। जब भी टाइम का नाम दे रखा हो तो वहां पे सिंस का प्रयोग करते हैं। तो 2021 वर्ष का नाम है इसलिए सिंस। प्रयास किस चीज के हैं? रिड्यूस करने के, कम करने के। कम किसको करना है? ये इसका ऑब्जेक्ट डेथ्स को। डेथ्स किसकी है? ये प्रेपोजिशन, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की। किससे डेथ हो रही है? पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से हो रही है। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आगे चला जाता है। देखो ये वाला एक बार पढ़िए, आप रीड करो भाई। अब देखो, रिजीम जो है इसका मतलब होता है सिस्टम, तंत्र,
शासन को भी कहते हैं, प्रशासन को भी कहते हैं, व्यवस्था को भी कहते हैं। तो व्यवस्था मान लो, रिजीम या तंत्र मान लो। एनफोर्सिएबल का मतलब है लागू करने योग्य, जिसको लागू किया जा सके, जिसको लागू किया जा सके, लागू करने योग्य, एनफोर्सिएबल, एनफोर्स करने योग्य, एग्जीक्यूटेबल, बाइंडिंग। अंडरटेकिंग होता है उपक्रम, अ प्लेस ऑफ वर्क और बिजनेस, ठीक है, कोई भी जगह जहां पे आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। डिस्क्रेशन का मतलब होता है विवेक, स्व विवेक, खुद के जजमेंट से, खुद के निर्णयों से, उसको बोलते हैं क्या, डिस्क्रेशन। अब देखो, द बेंच हैज ट्रीटेड द सीएसआर। अब ये जो बेंच है ना, जिसने डिसीजन दिया 19 दिसंबर वाला, इसने सीएसआर को कैसे ट्रीट किया है? इसने सीएसआर को ट्रीट किया है रिजीम, सीएसआर रिजीम, जो सीएसआर का जो सिस्टम है उसको कैसे ट्रीट किया है? एज एन एनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन, कि एक ऐसी ड्यूटी है जिसको लागू किया जा सकता है, रेदर देन एन अंडरटेकिंग एट कंपनीज डिस्क्रेशन। ये ऐसा नहीं है कि कंपनी के विवेक पर डिपेंड करता है कि कंपनी चाहे तो ये पैसा दे या फिर नहीं दे, ऐसा नहीं है। वाइल ऑल्सो रीडिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और कोर्ट ने साथ ही में जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसको रीड किया, टू इंक्लूड एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन थ्रू द कंपनीज एक्ट इटसेल्फ, कि ये शामिल करें पर्यावरणीय और वन्य जीव संरक्षण को, जो है उसको शामिल करे, किसके माध्यम से? कंपनी एक्ट के ही माध्यम से। रिपीट कर रहा हूं, बेंच ने सीएसआर का जो सिस्टम है, सीएसआर की जो व्यवस्था है, उसको ट्रीट किया है एनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन, कि ये ऐसा बाध्यता है, ऐसी अनिवार्यता है जिसको लागू किया जा सकता है। मतलब ये नियमों में नियम बना दिया जाए कि देना ही पड़ेगा पैसा, इसकी बजाय कि ये कोई अंडरटेकिंग एट कंपनीज डिस्क्रेशन रेदर देन एन अंडरटेकिंग एट कंपनीज डिस्क्रेशन। ये अंडरटेकिंग है ना भाई, ये उपक्रम नहीं है यहाँ पे। ये अंडरटेकिंग जो है, मैंने लिख तो दिया खैर यहाँ पे, लेकिन अंडरटेकिंग जो या फिलहाल जो कॉन्टेक्चुअल इसका जो मीनिंग है वो अंडरटेकिंग मतलब ये उपक्रम नहीं है। ये अंडरटेक मतलब अपने तहत, अपने अधीन कोई काम लेना, ये वो वाला अर्थ देना है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कंपनी के डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता हो, कि कंपनी अपनी इच्छा से, अपने विवेक से ये डिसीजन ले। साथ ही में एक काम और किया है कोर्ट की बेंच ने, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को रीड किया है किस रूप में? इंक्लूड करने के रूप में, कि एनवायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है, पर्यावरणीय और वन्य संरक्षण जो है, उसको शामिल किया जाए इन कंपनी एक्ट के माध्यम से ही। ठीक है, इटसेल्फ दे रखा है तो इसी के माध्यम से ही जोड़ दे रहा है इस पर। तो बेंच यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये बेंच कौन सी है? जो 19 दिसंबर का जजमेंट दिया वो बेंच। तो निश्चित हो गया, तो दे लग गया। हैज ट्रीटेड इसकी वर्ब है, जिसमें हैज हेल्पिंग वर्ब है और ट्रीटेड मैन वर्ब है और प्रेजेंट परफेक्ट है। ट्रीट के बाद में एज लगता है कि ट्रीट आप किस रूप में कर रहे हो। ठीक है, तो सीएसआर रिजीम, तो सीएसआर रिजीम को ट्रीट किया है तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सीएसआर रिजीम के रिजीम जो है इसको ट्रीट किया है, किस रूप में किया है? तो ये डिटर्मिनर, एनफोर्सिएबल जो है वो एडजेक्टिव, एक लागू करने योग्य, एनफोर्स करने योग्य, ऑब्लिगेशन ये नाउन। किसकी बजाय? रेदर देन को बोलते हैं मेरे भाई इंस्टेड ऑफ, के बजाय, किसकी बजाय? एक ऐसी अंडरटेकिंग या ऐसी चीज को अपने अधीन लेना कि जो कंपनी के डिस्क्रेशन पर डिपेंड करता हो। ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डिस्क्रेशन। ठीक है, कंपनी भी नाउन है और ये भी नाउन है, क्योंकि अपोस्ट्रोफे दे रखा है। और मैंने पिछले सेशन में ही बताया था शायद कि अपोस्ट्रोफे अगर प्लूरल हो, अगर किसी नाउन में आप एस और एस देखते हो प्लूरल, जैसे कंपनी का प्लूरल, कंपनी तो एक वचन होता है, कंपनी तो हो गया एक वचन, यहां अपोस्ट्रोफे एस लगाओगे। ठीक है, लेकिन जब कंपनीज लिखा है तो ये क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, तो फिर भाई अपोस्ट्रोफे एस नहीं आएगा, केवल अपोस्ट्रोफे से ही काम चलाना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में केवल अपोस्ट्रोफे आएगा, अपोस्ट्रोफे एस नहीं आएगा। तो कंपनी के विवेक पर डिपेंड करता है। वाइल ऑल्सो रीडिंग, वाइल के ठीक बाद में आईएनजी। ठीक है, ऑल्सो एडवर्ब है। साथ ही में इसने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से रीड किया इस बेंच ने? इसने रीड इस तरीके से किया है कि ये सामाजिक जिम्मेदारी है। किस तरीके की जिम्मेदारी है? मतलब ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको इंक्लूड करने की, किस माध्यम से? कि जो कंपनीज एक्ट है उसी के माध्यम से। एक्ट का जब भी नाम आएगा तो दे लगेगा, बिल का जब भी नाम आएगा दे लगेगा, बता रखा है। जो भी नेम्स होते हैं, नेम्स ऑफ एक्ट्स या बिल्स, इनके नाम से पहले हमें किसका प्रयोग करना है? दे का प्रयोग करना है।
एक्ट्स या बिल्स के नाम से पहले द का प्रयोग करना है। नोट डाउन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट में रीड करिए इसको। डिस्चार्ज का मतलब है यहां पे निभाना, कोई ड्यूटी निभाना, कोई कर्तव्य निभाना। एंडेंजर्ड का मतलब है खतरे में, थ्रेटेंड या एट रिस्क। एक बार समझिए क्या है। कोर्ट के अकॉर्डिंग अ कॉर्पोरेशन एज अ लीगल पर्सन, कि कोई विधिक व्यक्ति के रूप में कोई भी कॉर्पोरेशन जो है वो शेयर करता है ड्यूटी, साझा करता है कर्तव्य, किसके तहत? आर्टिकल 51 ए सब क्लोज जी, है ना, इसके तहत। विच मीन्स, इसका मतलब ये है कि स्पेंडिंग सीएसआर फंड्स, कि सीएसआर फंड को जो खर्च करना है एनवायरमेंटल मेजर्स पर, कैन बी फ्रेम्ड एज डिस्चार्जिंग वंस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। इसको ऐसे मान सकते हो आप कि वो अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रहा है। किसकी बजाय? ऐसा नहीं है कि वो दान दे रहा है। समझिए, कोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कॉरपोरेशन, मान लीजिए इसको मान लिया कॉरपोरेशन को लीगल पर्सन है, विधिक व्यक्ति है ना, तो कोई भी जो कॉरपोरेशन है, कोई भी उद्योग है, कोई भी बिजनेस है, वो अपने कर्तव्य को शेयर करता है, साझा करता है इस आर्टिकल के तहत। जिसका मतलब ये हुआ कि अब सीएसआर फंड को अगर आप स्पेंड कर रहे हो एनवायरमेंटल मेजर्स पर, एनवायरमेंटल कदम पर, पर्यावरणीय कुछ मामलों में, तो इसको आप ऐसे मान सकते हो कि आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो। ठीक है, संवैधानिक कर्तव्य निभा रहे हो, न कि आप कोई दान कर रहे हो। दान नहीं है ये। फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, ये जो गोडावन पक्षी है, द कोर्ट हैज दस स्ट्रेंथेंड, इनके लिए कोर्ट ने जोड़ दिया है, स्ट्रेंथन किया है द लीगल बेसिस, कानूनी आधार। फॉर कंजर्वेशनलिस्ट, संरक्षणवादी जो कंजर्वेशन का काम करते हैं, टू डिमांड कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग फॉर प्रोजेक्ट्स टू रिकवर स्पीसीज एंडेंजर्ड बाय कॉर्पोरेट एक्टिविटी। तो कोर्ट ने इस प्रकार से मजबूती दी है कानूनी आधार को कि संरक्षणवादी जो हैं, जो भी कंजर्वेशन का काम करते हैं, वो कॉरपोरेट से फाइनेंस ले सकते हैं, वित्त ले सकते हैं। ठीक है, और वित्त लेंगे किस लिए? अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपनी परियोजनाओं के लिए। परियोजनाएं क्या है? कि वो स्पीसीज को रिकवर करना चाहते हैं, वो उन प्रजातियों को रिकवर करना चाहते हैं जो कि कॉरपोरेट एक्टिविटी के कारण खतरे में आ गई है, रिस्क में है। समझ में आ गई मेरी बात? अब समझो। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू एक फ्रेज है जिसका मतलब है के अनुसार। तो कोर्ट के अनुसार अ कॉर्पोरेशन, कोई भी कॉर्पोरेशन, ये सब्जेक्ट, ठीक है, इसकी वर्ब है शेयर्स, साझा करते हैं। अब ये किस रूप में है? तो ये प्रेपोजिशन है। कोई भी कॉर्पोरेशन एक विधिक पर्सन के रूप में, विधिक व्यक्ति के रूप में अपना ड्यूटी साझा करता है। किस रूप, किसके तहत? इसके तहत। किसी के भी तहत हो तो अंडर आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब ये हुआ, मतलब विच इस पूरे कहानी के लिए आ रहा है। इसका मतलब ये है कि स्पेंडिंग सीएसआर फंड्स, अब ये स्पेंडिंग जो है ना, ये यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये सब्जेक्ट है। याद रखना भाई, जब भी आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बने तो उसको नाम दे दिया करो जेरेंड है। अगर आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो जेरेंड है, आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट बनता है तो जेरेंड है। एक ऐसा शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया गया है चैनल पर, वो जाके देखें। जेरेंड के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी रहेगी नहीं जो तुम्हें नहीं पता होगा, तो उस शॉर्ट को देखना, जेरेंड के बारे में बताया गया है। तो जिसका अर्थ ये है कि सीएसआर फंड को खर्च करना, किस पर खर्च करना? इन मेजर्स पर। मेजर्स का मतलब स्टेप्स है, और एनवायरमेंटल एडजेक्टिव है, क्योंकि एल एंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव होते हैं, ये नाउन है, मतलब पर्यावरणीय कदमों पर। तो इसको खर्च करना जो है उसको माना जा सकता है, कैन बी फ्रेम्ड, इसको ऐसा मान सकते हैं। फ्रेम का मतलब यहाँ पे कंसीडर मान लो। ये पैसिव वॉइस है, वर्ब दे दी स्पेंडिंग की। किस रूप में मान सकते हो? इस रूप में मान सकते हो कि ये आपने, मतलब किसी भी व्यक्ति का, या मतलब विधिक व्यक्ति माना है ना इसको, तो कोई भी व्यक्ति जो है अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा कर रहा है। किसकी बजाय? ये फिर से इंस्टेड ऑफ है, रेदर देन। किसकी बजाय? अब प्रेपोजिशन है तो देखो आईएनजी है आगे। एंगेज करने की बजाय, इन चैरिटी, कि आप कोई चैरिटी में लिप्त नहीं हो, कोई दान नहीं दे रहे हो, बल्कि आप संवैधानिक कर्तव्य निभा रहे हो, ऐसे मान सकते हो। फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, ये फ्रेज हो गई प्रेपोजिशनल। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स है उसके लिए द कोर्ट, कोर्ट ने, हैज हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। दस जो है वो एडवर्ब है, इस प्रकार से, है ना, इन दिस वे। दस का मतलब क्या है? इन दिस वे, दस, इन दिस वे। तो इस प्रकार से
कोर्ट ने स्ट्रेंथन किया है। स्ट्रेंथन क्या होता है? बोल्स्टर करना, मजबूती देना, ठीक है। बोल्स्टर किया है किसको? लीगल आधार को। लीगल आधार किसके लिए? कंजर्वेशनलिस्ट्स के लिए, कि वो क्या कर सकते हैं? डिमांड कर सकते हैं किसकी? कॉरपोरेट फाइनेंसिंग की। किस लिए? परियोजनाओं के लिए। परियोजनाएं क्या हैं? रिकवर करने की, रिवाइव करने की, पुनरुद्धार करने की उन प्रजातियों को। याद रखना भाई, स्पीसीज जो है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रजाति। ये आपके नाउन में क्वेश्चन बनता है। स्पीसीज हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रजाति। और मेरे भाई ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम है। स्पीसीज एक वचन भी होता है, स्पीसीज बहुवचन भी होता है। तो वो प्रजातियां जो कि एंडेंजर्ड है, जो खतरे में है, किसके द्वारा? कॉरपोरेट एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है। तो ये कोर्ट ने ये भी स्टेप उठाया है। आइए आगे पढ़िए। देखो अब ऊपर से बताता हूं क्या कहना चाह रहा है। द कोर्ट्स 2021 इंटरिम ऑर्डर, कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया था 2021 में, अस्थायी आदेश था। रेस्ट्रिक्टेड ओवरहेड ट्रांसमिशन, अब कोर्ट ने उस आदेश में प्रतिबंध लगाया था ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस, सर के ऊपर से कई तार गुजरते हैं, बिजली के तार गुजरते हैं, उन ट्रांसमिशन लाइंस पर प्रतिबंध लगाया था, और 99,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। एंड रिक्वायर्ड ए कमिटी लेड अप्रोच, और ये आवश्यकता थी उसमें, ऐसी डिमांड करी थी कि भी कमिटी के नेतृत्व में एक अप्रोच की जरूरत है टू फिजिबिलिटी एंड अंडरग्राउंडिंग। फिजिबिलिटी मतलब व्यवहार्यता, कैसा हो सकता है क्या, और अंडरग्राउंडिंग मतलब जमीन के भीतर से तार दे दिए जाना, भूमिगत तार दिए जाना, ठीक है। और इसमें रिक्वायर्ड ये चाहा था कि भी कमिटी के नेतृत्व में एक ऐसी अप्रोच बताई जाए कि जिसमें फिजिबिलिटी बताया कमिटी कि भाई इस चीज की व्यवहार्यता है कि तार ऊपर से नहीं जाएंगे इस एरिया में, तो भूमिगत तार हो सकते हैं। इन 2024 में इट कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी, अब कोर्ट ने क्या किया? एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई टू बैलेंस स्पीसीज प्रोटेक्शन, संतुलन स्थापित करने के लिए। किसका? स्पीसीज प्रोटेक्शन का, कि आप प्रजातियों को बचाना भी चाहते हो, साथ में आपके क्लाइमेट कमिटमेंट्स भी हैं, जलवायु प्रतिबद्धताएं भी हैं, एंड रिन्यूएबल एनर्जी बिल्ड आउट, और आपको नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसको एक्सपेंड भी करना है, विच द न्यू ऑर्डर हैज ऑपरेशनलाइज, जिसको कि नए आदेश ने क्या किया है? फंक्शन में ला दिया है, क्रियान्वित कर दिया है। रिपीट कर रहा हूं, कोर्ट का 2021 का एक एंट्रीम ऑर्डर था जिसमें ऊपर से जा रही तार, जो बिजली की लाइनें हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया गया इतने एरिया में, 99,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और इसमें रिक्वायरमेंट थी कि भी कमिटी लेड अप्रोच चाहिए थी, किस लिए? फिजिबिलिटी और अंडरग्राउंडिंग के लिए। 2024 में इसने एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई कि बैलेंस करे वो किसको? स्पीसीज प्रोटेक्शन को क्लाइमेट कमिटमेंट्स और रिन्यूएबल एनर्जी बिल्ड आउट के साथ। और इसको नए ऑर्डर ने ऑपरेशनलाइज कर दिया है, क्रियान्वित कर दिया है। अब समझिए, इंटरिम जो है वो अस्थाई को बोलते हैं टेम्परेरी या प्रोविजनल। अस्थाई, ठीक है, टेम्परेरी या प्रोविजनल। इसको प्रोविजनल है, प्रोविजनल नहीं है। क्या है? प्रोविजनल। फिजिबिलिटी का मतलब है व्यवहार्यता, व्यवहार्यता। प्रैक्टिकलिटी, वाइबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना, और बिल्ड आउट का मतलब है विस्तार, वृद्धि, ठीक है। तो कह रहा है द कोर्ट्स 2021 इंटरिम ऑर्डर, कोर्ट का 2021 का अंतरिम आदेश, अस्थायी आदेश, इसने रेस्ट्रिक्ट किया, रेस्ट्रिक्ट किया मतलब बैन किया, इसने प्रतिबंध लगाया। किस पर? इस पर प्रतिबंध लगाया, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। एक्रॉस प्रेपोजिशन, एक्रॉस का मतलब होता थ्रू आउट, इतने पूरे एरिया में, कितने एरिया में? इतने एरिया में। और रेस्ट्रिक्शन लगाया और साथ में ये भी किया, तो ये भी वर्ब है उसी की। और उसमें चाहा गया कि कमिटी के नेतृत्व में, लेड जो है वो लीड की थर्ड फॉर्म है, कमिटी के नेतृत्व में एक अप्रोच बताई जाए फिजिबिलिटी के लिए कि ऐसा व्यवहारिक है कि हम जो सोच रहे हैं, और अंडरग्राउंडिंग कि जमीन के भीतर से तार दिए जा सकते हैं क्या। अब 2024 में ये एडवर्ब हो गया, टाइम बता रहा है। इट, ये कोर्ट के लिए आ रहा है। इस कोर्ट ने क्या किया? एक कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया, क्या बनाया? एक्सपर्ट कमिटी बनाई। किस लिए बनाई? इसलिए बनाई, ये इन्फिनिटिव है। टू के साथ बेस फॉर्म क्या होता है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बताता क्या है? पर्पस, उद्देश्य बताता है। तो कमिटी बनाई बैलेंस करने के लिए, किस चीज को? स्पीसीज प्रोटेक्शन को। किसके साथ? क्लाइमेट कमिटमेंट्स को और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, है ना, इसके बिल्ड आउट के साथ, मतलब इसके एक्सपेंशन के साथ, जिसे कि नए ऑर्डर ने क्या कर दिया है?
अब ये जो बैलेंस करने का काम है उसको नए ऑर्डर ने क्या कर दिया है, ऑपरेशनलाइज कर दिया है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, ऑपरेशनलाइज मैन वर्ब है। ऑपरेशनलाइज का मतलब है कि इसको फंक्शन में ला दिया है, ऑपरेशन में, संचालन में ला दिया है। ठीक है, ये और पढ़िए। देखो, इफ CSR एंड प्रोजेक्ट लिंक्ड फाइनेंसिंग बिकम इजियर टू कंपेल, कह रहा है कि यदि CSR और परियोजनाओं से संबंधित जो भी वित्त है वो आसान हो जाए टू कंपेल, विच इज बिकम इजियर टू कंपेल, मतलब आसान हो जाए कि उसको लगाना ही है, कंपनी से पैसा लेना ही है ना, मजबूर कर दें कंपनी को आसानी से, तो दे कैन सपोर्ट, तो ये सपोर्ट कर सकता है द रिकरिंग कॉस्ट ऑफ ब्रीडिंग, कि जो बार बार में कॉस्ट आती है किस चीज की, प्रजनन की, और प्रजनन के बाद रिलीजिंग चिक्स, चिक्स का मतलब जो चूजे होते हैं, है ना, अंडे से निकलते हैं बाहर, उसको बोलते हैं चिक्स, इसको हैचलिंग भी कह सकते हैं। तो प्रजनन करवाने में और बच्चों के जन्म में, मतलब पशुओं का प्रजनन जो है ब्रीड कहलाता है। ठीक है, एंड ऑफ रिस्टोरिंग ग्रासलैंड्स, और जो कॉस्ट आती है चारागाहों को फिर से रिवाइव करने में वो, एंड मेंटेनिंग देम, उनको मेंटेन करने में। ठीक है, ये सब। तो CSR और प्रोजेक्ट लिंक्ड फाइनेंसिंग, यदि CSR और किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित वित्त जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए कि ये लागू करवाना ही है, मजबूरीवश लागू करवाना है, मजबूर कर दें कंपनियों को आसानी से, तो फिर ये सपोर्ट कर सकता है इन सब चीजों में। इफ जो है वो सपोजिशनल कंजंक्शन है, इफ क्या होता है, कंजंक्शन, सपोजिशनल कंजंक्शन मतलब ये काल्पनिक वाक्यों की बात करता है। CSR प्रोजेक्ट लिंक्ड फाइनेंसिंग सब्जेक्ट है, बिकम वर्ब है ना, इजी हो जाए तो ये एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या करना, मजबूर करने, मतलब इजियर टू कंपेल, कंपेल मतलब मजबूर करना है, बाध्य करना है, कि अगर आप इन पैसों के लिए मजबूर कर पाए कंपनीज को और आसानी से कर पाए। रेकरिंग कॉस्ट का मतलब है बार बार होने वाला खर्चा, बार बार होने वाला खर्चा। ब्रीडिंग का मतलब है प्रजनन। ठीक है, तो दे कैन सपोर्ट, दे यहां पे किसके लिए आ रहा है, ये जो CSR और प्रोजेक्ट लिंक्ड फाइनेंसिंग के लिए आ रहा है, ये प्रोनाउन हो गया क्योंकि ये नाउन था, नाउन के स्थान पे आ रहा है। तो ये सपोर्ट कर सकता है किस चीज को, रेकरिंग कॉस्ट को, बार बार आने वाले लागत कीमत को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब लागत कीमत है किसकी, एक तो इस चीज की है और एक इस चीज की है। ठीक है, और एक इसकी है कि एक तो आप ये जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनका प्रजनन करवा सकें, उससे वो बच्चों को जन्म दे, आगे वो प्रजाति चलती रहे। एक है कि ग्रासलैंड जो खत्म हो गए हैं, घास के मैदान, उनको रिस्टोर कर सकें। एक जो घास के मैदान आप नए बना रहे हो उनको मेंटेन भी कर सको, ये सब के लिए। ठीक है, अब आप ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज करिए। शुरू का जो कॉलम ए है उससे कॉलम बी को मैच करना है। कंपेल का मतलब, रेकरिंग का मतलब ब्रीडिंग, रिस्टोर, मेंटेन। पहला कंपेल, कंपेल का मजबूर, तो फोर्स और लीगली ऑब्लाइज, बाध्य करना। रेकरिंग का मतलब अकरिंग अगेन एंड अगेन, बार बार में होना, तो डी। ब्रीडिंग का प्रजनन, तो क्या आ जाएगा, रिप्रोड्यूस और प्रोपगेट, सी। रीस्टोर, प्रिजर्व और कीप इन गुड कंडीशन। रिवाइव टू एन अर्लियर, ये हो जाएगा पुनरुद्धार। और मेंटेन का प्रिजर्व, बना के रखना वैसा का वैसा। ये था भाई आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। सेशन नंबर 219 होगा। मेरे भाई अगर आप पहली बार जुड़े हो चैनल पर तो 1 नंबर से लेकर 218 तक के सेशंस देख डालो पूरे के पूरे। एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट का नाम है एडिटोरियल 2025। इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, सारे एडिटोरियल्स अवेलेबल हैं जो भी मैंने 2025 में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आप ये सेशन देखना स्टार्ट कर दो। यकीन मानो आपको इंग्लिश अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जिन्होंने भी क्लासेस मेरे साथ रेगुलर ली हैं उनको पता है इस बात का, उनकी वोकेबलरी कहाँ पहुंच गई है, उनका कॉम्प्रिहेंशन स्किल कितना साउंड हो चुका है,
कितना उनको मजा आने लगा है इंग्लिश पढ़ने में। तो इस प्लेलिस्ट पे जाके सारे सेशंस एक नंबर से देखना स्टार्ट कर दो। बात रही नोट्स बनाने की, कई बच्चे पूछते हैं नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स के लिए सीधा सिंपल सा काम है, आप रीड करते समय एक नोटबुक डाल लीजिए और जो भी आपको लगे कि नया है उसको नोट डाउन कर लीजिए, अपनी लैंग्वेज में कर लीजिए, तो क्योंकि समझना अल्टीमेटली आपको ही है। और उसका रिवीजन प्रॉपर करें, उसका एक रेगुलर इंटरवल पर रिवीजन करोगे तो वो प्रोडक्टिव है, अन्यथा तो फिर वो फ्यूटाइल है। ठीक है, मिलते हैं कल 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।